गडकरी जी, पहले तो शुक्रिया आपका इस समय दिया हमको। थैंक यू। तो आपके काम की मैं बात तो करूंगा ही करूंगा, उसके बगैर तो ये सत्र अधूरा है। लेकिन चूंकि हम पूरे 8 साल को समेटना चाहते हैं आपके साथ इस चर्चा में, तो मैं ये आपसे पूछूं, अगर कोई मुख्य उपलब्धियां आप बताना चाहें, आपके पास हो सकता है बहुत सारी हो, लेकिन प्रमुख उपलब्धियां इन 8 सालों में आपकी सरकार की क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 में स्वाधीनता मिलने के बाद लगातार हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला। एक जनता पार्टी का कार्यकाल अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस देश को एक प्रकार से कार्य करने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिला। पर हमारी कहानी यह रही कि इंडिया रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, ये तीनों बातों पर 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी प्रकार की आप चर्चा करिए, हर चीज में देश बदला हुआ है और हम धीरे धीरे दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने के प्रक्रिया में आगे जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन नीतियों को हमने स्वीकार किया है, और उस नीतियों के कारण सभी सेक्टर में काफी बड़ा बदलाव आया है। मैं बात करूं तो आप कोई भी सेक्टर का नाम लीजिए, आप एग्रीकल्चर का लीजिए, आप कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर करिए, आप मेट्रो का, रेलवे का, रोड का, शिपिंग का, जलमार्ग देखिए। मुझे याद है, मैं शिपिंग मंत्री था तो लोगों का विश्वास नहीं था कि गंगा में जलमार्ग बनेगा। अब वाराणसी टू हल्दिया जलमार्ग बन गया, फिर वहां से बंगाल की खाड़ी है, फिर ब्रह्मपुत्र पूरा जलमार्ग बन गया, 3 मीटर ड्राफ्ट मेंटेन हो गया। हम बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट तक जलमार्ग बनाए। और इतना ही नहीं तो बड़े प्रमाण पर हमारे पोर्ट में, हमारे एयरपोर्ट में कितने एयरपोर्ट बन गए। और आज ये कहा जाता था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले लोग बैठेंगे, अब वो लगभग एयरपोर्ट पे जाते तो ऐसा रश है, तब समझ में आता कि आज कॉमन आदमी आज प्लेन से घूम रहा है। तो ये बदलाव जो है ये निश्चित रूप से आया है, और ये हमारी सरकार आने के बाद 8 साल की निश्चित रूप से ये निष्पत्ति भी है। पर इसके साथ हमको और आगे जाना है, और अभी जो हुआ वो ट्रेलर ही था, असली फिल्म अभी शुरू होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने जिक्र किया मोदी जी की लीडरशिप का। मंत्री कुशल हो, सैनिक कुशल हो, ठीक है, वो अपने दम पर कुछ कर सकता है, लेकिन नेतृत्व बहुत मायने रखता है। तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि केवल भारत में ही नहीं तो विश्व में भी रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट उनके नेतृत्व के बारे में लगातार बढ़ा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत दिनों के बाद विश्व के पूरे पटल पर भारतीय नेतृत्व के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो छवि है, जो रिकॉग्निशन है, जो रिस्पेक्ट है, ये तो आप भी महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है पहली बार हिंदुस्तान को वर्ल्ड लीडरशिप के नाम में लिया जाता है, नाम नेतृत्व का। ये उनके नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत से लोग जो हैं ये कहते हैं कि ये सरकार ऑटोक्रेटिक है, इस सरकार में काम करने की छूट नहीं है। आप अपवाद हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत सेंट्रलाइज्ड सरकार वो चलाते हैं, हर मंत्रालय पर बड़ी ग्रिप रखते हैं, और शायद मंत्रियों को बहुत छूट नहीं देते काम करने की। ये परसेप्शन ठीक है? नहीं, ये गलत है। मैं भी काम करता हूं, मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं आया। मैं निर्णय करता हूं, कभी किसी ने रोका नहीं, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर हम सही निर्णय करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे और उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मेरा अनुभव यह है कि कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उल्टा प्रधानमंत्री जी का इस सब कार्य में सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है। और निश्चित रूप से ये एक बात जरूर है कि कोई गलत काम होता है तो जरूर उसके ऊपर अंकुश रखने का भी उनका अधिकार है, पर कोई अगर ठीक से काम चल रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना ही उनकी नीति रही है, और इसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिला। जैसे भी मैं रोड बना रहा हूं, अगर रोड में हमें लगातार बजट बढ़ाते गया, अभी 1,80,000 करोड़ का बजट मिला,
इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने प्रायोरिटी दी। फिर कभी हमको लैंड एक्विजिशन करने में अड़चने आती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के मामले जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए हमको 4 धाम की योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हर समय हर डिपार्टमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने हमें अच्छा समर्थन दिया, इसीलिए हम ये काम कर सके। कोई सुपरविजन भी होता है कि कौन सा मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, इसका कभी कोई फीडबैक जाता है उनके पास? देखो, मैं तो अक्सर एक बात मानता हूं कि जो काम मिला है वो करते रहना चाहिए। और मैं मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र सरकार में, तो एक बार बाल ठाकरे जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार मैं उनके पास गया था। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो मुंबई के हैं, आप कभी गए होंगे, ये सब बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो बाल ठाकरे जी ने मुझे एक एक्रिलिक के शीट पर लिखी हुई एक बात दी थी, नितिन ये याद रखो, ऐसा करके उन्होंने मेरे हाथ में दिया था। उस पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मुझे लगता है कि हमने काम करते करते रहना चाहिए, और अगर हम काम करते रहेंगे तो हमको सपोर्ट करने वाले, हमारे काम को अच्छा कहने वाले लोगों की कमी नहीं है, और इसका प्रचार भी करने की जरूरत नहीं होती। अभी आप ही कह रहे तो ये काम करते रहना चाहिए सब प्रकार के लोग। मैं पार्लियामेंट में मेरे डिपार्टमेंट में मांगों पर चर्चा कर रहा था, तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले, सभी पार्टी के, अक्रॉस द पार्टी लाइन, और एक ने भी मेरे डिपार्टमेंट का और मेरा विरोध नहीं किया। हर आदमी खड़ा होता था, पहले धन्यवाद देता था, फिर अभिनंदन करता था और फिर बोलता था। तो मैं ये मानता हूं कि काम करने से लोग बिल्कुल रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है यही बात निश्चित रूप से हमारी सरकार के बारे में है। पर एक बात है कि जो लोगों को अपोजिशन में बैठना है, वो अगर हम अच्छा कहेंगे तो वो अपोजिशन कैसे रहेंगे? तो उनको कुछ ना कुछ विरोध में बोलना पड़ता है, तो वो उनकी मजबूरी है, समझकर वो बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई नोट करे तो, आपने भी जिक्र किया महाराष्ट्र में आपके कार्यकाल का। महाराष्ट्र में जब आपने काम किया सरकार में, वहां भी आप यही विभाग देख रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा, गलत हो तो सुधार दीजिएगा, कि केंद्र में जब सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, तो आपको कोई और मंत्रालय भी मिल सकता था, आपको मनचाहा मंत्रालय भी मिल सकता था। क्या आपने मांग कर ये मंत्रालय लिया था? ये बात सच है कि जब ये मंत्रिमंडल का मैं पूर्व अध्यक्ष था, और जब मोदी जी का उनका प्रधानमंत्री करके चयन हुआ था, तो मैं उनको मिला था। तो उन्होंने हम सबसे चर्चाएं की थी। तब उन्होंने कहा था कि डिफेंस और ये 5-7 प्रमुख डिपार्टमेंट है, तो आपको जो भी चॉइस है तो बताइए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे रोड मिनिस्ट्री का काम करना है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में किया था। उन्होंने कहा, नितिन जी ये थोड़ा नंबर पीछे जाता है। मैंने बोला, जो भी है ये काम मैंने किया है और ये अच्छा कर सकूंगा, तो मैं रोड का काम आप अगर देंगे तो अच्छा होगा। और उन्होंने मुझे रोड और शिपिंग, पोर्ट्स, ये काम दिया, और मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका उसमें मिला। और मैं ये मानता हूं कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिले, अगर आप दिल से काम कर सकते हैं, तो वो अभी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर कोई करे तो 3-4 लाख करोड़ का काम इसमें हो सकता है। यानी इतनी संभावना है, और इसलिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ और भविष्य की विजन को ध्यान में रखकर अगर हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है सफलता मिलती है। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं 8 साल में। ये कुछ गवर्नमेंट के पैसे थे, कुछ बाहर से पैसे मैंने खड़े किए, पर अभी तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। सब टेंडर ट्रांसपेरेंसी से निकले, और किसी कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार को अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने के लिए कभी मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। और मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम हुआ, ये भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो हैरान हूं, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जो बड़े नेता होते हैं, सरकारें जब बनती हैं, तो लोग लॉबिंग करते हैं बड़े मंत्रालयों के लिए। आपको वो सीसीएस पे बैठने के लालच ने नहीं पकड़ा, आपको ऑफर हुआ कि आप टॉप 3 मंत्रालय में से कोई एक ले सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं इंजीनियर नहीं हूं,
बहुत लोगों में ये गलतफहमी है कि मैं टेक्नोक्रेट हूं। तो मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे पहली बार जब महाराष्ट्र में उस समय रोड मिनिस्ट्री का काम मिला और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा, बाकी बहुत से प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में मैंने किए हैं, तो उस अनुभव से मुझे बड़ा आनंद आया और मुझे लगा कि ये अनुभव का उपयोग करके अगर मैं देश में काम कर सकूं। आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि नितिन, तुमने ये रास्ते पुल बहुत बड़े बनाए, अब गांवों को जोड़ने वाली योजना आप तैयार करो। और मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और मैंने 3-4 महीने काम करके एक योजना बनाई थी जो वाजपेयी जी को दी, बाद में जो अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर जाहिर की थी। वो हिंदुस्तान की आज भी फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। वो आपकी दी हुई मैंने बनाया। तो आज हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 4-4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से इस योजना में बनाया गया। फिर उसी समय वाजपेयी जी ने मुझे नेशनल हाईवे के बारे में भी कुछ काम करने का मौका दिया था। उस समय मुझे पता नहीं था कि भविष्य में मैं इसका मंत्री बनूं, पर देश का पहला राष्ट्रीय महामार्ग जो बीओटी पर हुआ वो ठाणे भिवंडी बाईपास, यानी मुंबई नासिक रोड पर ठाणे से जो शुरू होता है वो पहला रोड, वो पहला बीओटी रोड बनाने का भी सौभाग्य मुझे मिला। तो मुझे लगता है कि काम आनंद से करना चाहिए, काम का आनंद लेना चाहिए, और कोई काम कम ग्रेड का, कोई हायर ग्रेड का, कोई पद बड़ा कोई छोटा, ऐसा नहीं होता। अक्सर एक बात मैं याद रखता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पद पर जाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस पद पर जाने के बाद उस पद की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो मुझे लगता है काम अच्छा करने से आपको प्रतिष्ठा मिलती है। ये आज एक नई बात पता चली आपकी, क्योंकि अभी लोगों के बीच में पहचान है नितिन गडकरी जी जो है सुपर हाईवे बनाते हैं, एक्सप्रेस वे बनाते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं बड़े बड़े समंदर के ऊपर, टनल्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन गाँव को भी जोड़ने का काम राजमार्गों से, शहरों से, वो काम भी आप नहीं, वो योजना जो है वो मैंने उस समय महाराष्ट्र में मंत्री था, बाद में वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर दिया, वो समिति थी, उसमें मैंने वो रिपोर्ट तैयार करके वो सौंपी थी। ये जो सड़क निर्माण जो गांव को जोड़ने के रोड है, इसका काम ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ है और अभी नरेंद्र तोमर जी वो काम करते हैं। तो और उसके बनाने से अभी मेरा डिपार्टमेंट का एनएच का संबंध नहीं है, लेकिन आप शुरुआती पर वो मैंने उसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अच्छा, अब आप अक्सर एक कोट बताते हैं यूएस प्रेसिडेंट का, आप ही बता दें तो, जो वो कि अमेरिका की सड़कों का अमेरिका की तरक्की से क्या लेना देना है, एक बार अगर आप ही के मुंह से हम सुन लें। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इस वाक्य को मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है कि हमारे हिंदुस्तान के रोड अच्छे बनेंगे तो हिंदुस्तान की प्रगति होगी और विकास होगा। और अभी मैं बिहार और यूपी में और देश की जनता को यह कह चुका हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और केवल इससे नहीं होगा। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मेरठ में गया था, तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग खड़े थे तो मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में लोग आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मेरठ से यह है आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पे आते हैं। आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, मैं भी वहीं से ही हूँ। अच्छा, तो बोल रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पर हम लोग मेरठ से आते हैं, यानी एक 40 मिनट में आते हैं और जाते हैं। अब मैं आगे बताने वाला हूं, देखो, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। ये आप करेंगे? अरे ये होते हुए आ रहा है दिसंबर में, उसमें आप जाओगे। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में, तो आप जा सकोगे। अभी चेन्नई से बेंगलोर हम रोड बना रहे हैं जो केवल चेन्नई से बेंगलोर आप 1.5-2 घंटे में चले जाएंगे।
अब ये मैं आपको तो मैं भी एक बजा यानी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे, उनके चुनाव प्रचार में गया था, तो उनने भाषण में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में देहरादून हमारा एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि रोज दिल्ली से 10 फ्लाइट देहरादून आती है। तो मैंने भाषण में कहा कि आप चिंता मत करिए, ये साल खत्म होने के पहले दिल्ली से देहरादून आने वाली सब फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। और ये हुआ ही। पहले मुंबई से पुणे 8 फ्लाइट जाती थी, अब एक भी फ्लाइट नहीं जाती, खत्म हो गया। क्योंकि आप ये हिंदुस्तान के मतलब सड़कें बना के एविएशन सेक्टर को क्यों नुकसान पहुंचा? नहीं, उनके बाकी जगह फ्लाइट जाएंगे ना। देखिए, आपको अगर दिल्ली से देहरादून जाना है तो एक घंटा पहले एयरपोर्ट जाओ, तो जाने के लिए पौन घंटा, 1 घंटा पहले 2 घंटे उसमें गए, फिर जाने के लिए 40 मिनट लगे, फिर उतर के घर जाने के लिए फिर 1 घंटा लगा, तो 4 घंटे लगे। उसके बजाय दिल्ली से अब नया रोड बन रहा अक्षरधाम से, एक्सिस कंट्रोल 120 के स्पीड से चले जाओ, 1.5-2 घंटे में, 2 घंटे में देहरादून, अरे पहुंच जाओगे आप। अभी जो लेकिन आपने दावा किया उस पर एक बार एक क्रॉस चेक दोबारा से कि आपने कहा 2024 तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के समान हो जाएगा। बिल्कुल होगा। मैं 22 ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। इसका मतलब ये नए रोड है। अभी क्या है, जैसे यहाँ ये मुंबई है, ये दिल्ली है, तो रोड ऐसा 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 जाता था, अब सीधी रेस डाल दी, तो नेचुरली डिस्टेंस कम हुआ है। मैं अभी सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन और मैंगलोर, सब हैदराबाद, सबको वहां से जोड़ रहा हूं। तो मुंबई पुणे जाने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा ट्रैफिक का एकदम आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा। आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं अभी कारगिल में एक आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहा हूं 14 किलोमीटर की। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा रजत जी, और आप चाहिए देखने के लिए, जन्नत है वो। ऊपर में हमारी बाबा अमरनाथ की गुफा है और नीचे में ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे टनल बन रही है। और मैं आपको बताता हूं, आपको दिल्ली थोड़ा मैं ज्योग्राफी कम जानता हूं, पर शिमला से आप मनाली जाओगे तो मनाली के बाद हमने एक अटल टनल बनाई जो रोहतांग पास में। जी हाँ, जी हाँ। तो पहले 3.5 घंटा लगता था, अब टनल बनाई तो 8 मिनट में जा रहा है। और उसके बाद रोहतांग पास से हम 4 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह तक, पूरा रोड बना रहे, बहुत सुंदर हिमालय है। और लद्दाख लेह से कारगिल तक जोजिला, ये बहुत बड़ी टनल बन रही है। जोजिला के बाद झेड़मोर टनल लगभग पूरी हो गई है, वहां से आप श्रीनगर आएंगे। और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए जब निकलेंगे तो कटरा के पहले आपको मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के लिए वही मिलेगा जो कटरा टू दिल्ली, डायरेक्ट वहां से आप 6 घंटे में दिल्ली आएंगे और दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई जाओगे। और मुंबई जाने के पहले सूरत से निकलकर सीधा चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी तक चले जाओगे। यानी पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के तक आपको पूरा रोड ऐसा मिलेगा, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं। ये सवाल मुझे किसी ने भेजा था आपके लिए कि ये अटल टनल, हाँ, ये अटल टनल का काम 6 साल में आपने कर दिया, जो 26 साल का काम लोग मान रहे थे कि नहीं हो सकता है पूरा। ऐसा क्या था जो पहले नहीं हो सकता था और अब हो जा रहा है? सर ऐसा है कि हम एक ही नहीं, अभी मैं आपको केवल जैसे कुछ निगेटिव भी पॉइंट है। देखिए, अभी मैं 2.5 लाख करोड़ की टनल बना रहा हूं, 285 किलोमीटर पूरे देश में। अलग अलग हमने क्या किया, मैं आपको 285 किलोमीटर लंबी टनल, नहीं अलग अलग टनल बनाकर इतना है। अब मैं आपको एक दिल्ली के लिए अच्छी बात बताता हूं। ये जो झोजिला टनल थी, इसका 4 बार टेंडर निकला और उसकी कॉस्ट 4 बार हम फेल हो गया सब, और 12,000 करोड़ हो गई। फिर मैंने सोचा कि इसका अध्ययन करो, तो यही ओबेराय में एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पॉन्सरशिप में हमने 1-2 दिन का वर्कशॉप लिया और पूरे वर्ल्ड के कंसल्टेंट बुलाए और बहुत अध्ययन किया। उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने तैयार किए। और आपको ताज्जुब होगा कि देश के इतिहास में पहली बार 12,000 करोड़ की टनल 5,000 करोड़ में बन रही है और करीब 5,000 करोड़ की हमने बचत की है। और आज टनल में 1,000 लोग, जैसे ये हॉल है ना, ऐसे टनल के अंदर 1,000 लोग घुसे हुए हैं और वहां -6 और -8 डिग्री का टेम्परेचर है, वही रहते हैं और वही काम कर रहे हैं। तो देखिए,
जब इच्छा शक्ति होती है, मैं अक्सर एक बात कभी कहता हूं कि इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। द स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसके कारण न होने वाले काम हो जाते हैं। अभी बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं गंगा पर, वहां बिहार में गंगा पर और ब्रह्मपुत्र पर मैं कम से कम 25 ब्रिज बना रहा हूं, जबकि भारत स्वाधीन होने के बाद दोनों नदियों पे ब्रिज की तुलना 6-7 ब्रिज थे। अब एक एक ब्रिज बनाना इतना कठिन है। मैं आपको एक और ऐसी मजाक, मैंने बहुत अच्छी घटना बताता हूँ। ये सोनोवाल मुख्यमंत्री थे आसाम के जी, तो वहाँ एक माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र के अंदर, आप बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ के वो एमएलए के कैंडिडेट थे। मैं हेलीकॉप्टर से उड़ा और वहाँ गया, तो जाते जाते मुझे बोल रहे थे कि नितिन जी, अब ब्रह्मपुत्र नदी है नहीं, वो तो समुद्र है, उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो पुल्लिंग ही है क्योंकि वो समुद्र ही है। तो मैंने उन्होंने कहा कि ये ब्रिज बनाओ, तो मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत खर्चा लगेगा ये। तो उन्होंने कहा आप मुझे फिर से चुनकर आना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा तो आपको ये कहना होगा। मैं बोला ये मुश्किल है, मेरे से मत कहो। वो हेलीकॉप्टर उतरते उतरते इतना आग्रह किया उन्होंने, और मैंने सोचा वो चुनाव जीतने चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि मैं ब्रह्मपुत्र पर ये माजोली आइलैंड को ब्रिज बनाऊंगा। दिल्ली आया तो हमारे डीजी को बुलाया, तो उन्होंने कहा साहब इसकी कीमत 6000 करोड़ होगी एक ही ब्रिज की। तो मैं एकदम बैठ गया, मैंने बोला 400-500 करोड़ का ब्रिज है। फिर हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर जो है वो 30 मीटर होता है, अभी हम लोग 120 मीटर किया है, और उसमें हम लोग स्टील फाइबर कास्टिंग में डालते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये कॉस्ट कैसे, खूब वर्क किया, और आपको ताज्जुब होगा कि 6000 करोड़ का ब्रिज 680 करोड़ में बन रहा है। यूपी ब्रिज, हाँ, यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और अभी काम शुरू है। अभी मैं आज ही आया हूं, मैं 1-2 दिन में, ये जो स्टील है ना, इन्होंने बहुत भाव बढ़ा दिए, तो मैं ग्लास फाइबर स्टील को अब ओपन कर रहा हूं कि ये स्टील की लेने की जरूरत नहीं, उससे 20% सस्ता ये ग्लास फाइबर स्टील आ जाएगा मार्केट में, ताकि हमारी रोड की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मंत्रालयों का कॉस्ट एस्टिमेट का काम आप ही को दे देना चाहिए फिर। अच्छा ये बताइए, मैंने एक और चीज आपके बारे में सुनी, सच है क्या कि आप कोई नया हाईवे बनाते हैं, कोई नई सड़क बनाते हैं, तो उस पर गाड़ी में बैठकर कहते हैं मैं गर्म चाय पीऊंगा और चलाओ 120 पर, ऐसा है क्या? देखिए, मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया था, तो एससीसी कंपनी जो थी उन्होंने एक पार्ट था, तो मैं अक्सर वो सायन करके एक जगह है मुंबई में, हाँ, वो इतना, मैंने हिंदुस्तान का सबसे ट्रैफिक जाम वाली जगह सायन ब्रिज, तो वहां मैं ब्रिज बना रहा था। मैं रात को 2-2 बजे जाता था। 2 बजे इसलिए जाता था कि 2 बजे के पहले वहां खड़ा होना ही मुश्किल है, इतनी गाड़ियां रहती थी। आप कभी मुंबई गए तो मैं हाईवे के बनने के बाद जब टेस्टिंग के लिए गया, तो हमारे एमडी जो थे उनको, और मैंने एससीसी के एमडी को कहा कि मैं 120 किलोमीटर के स्पीड पर गाड़ी चलेगी, मैं थर्मास से चाय निकालूंगा, चाय इसमें कप में डालूंगा, मेरा एक भी बूंद इधर उधर गिर गया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ताज्जुब होगा कि 120 किलोमीटर के स्पीड पर मैंने चाय पिया, कहीं नहीं, इतना ग्रेडियंट ठीक था। अभी आप वो छोड़ दे, अभी आप यहीं से, आपका गुड़गांव से सोना करके गांव है, वहां से हमारा दिल्ली मुंबई हाईवे, मैं इस हाईवे पर अभी गया था, और मैं 140 किलोमीटर के स्पीड पर मैंने फिर ये टेस्ट की, कुछ नहीं, इतना हाईवे सुंदर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल बन सकता है। और अभी हम तो गांवरानी लोग हैं, अब वो उसका ग्रेडियंट टेक्निकली गिनने के बजाय ये आसान तरीका है कि पानी निकालो या चाय पियो, अगर हिलता है तो गड्ढे है, नहीं हिलता है तो अच्छा है, यही उसका अनुमान निकाला गया। ये मैं लेकिन व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन कर देना चाहिए कि मंत्री जी ये काम टेस्टिंग के लिए करते हैं, आपके लिए सलाह ये नहीं है कि आप 140 की स्पीड पर गाड़ी चलाइए। सर, ये आपके बारे में लेकिन 1-2 शिकायतें हैं कि आप जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे अब आपने ये फास्ट टैग का काम किया, तो लागू कर दो, लोग अपने आप बनाएंगे, अपने आप चलाएंगे। बहुत लोगों को उसमें बहुत टाइम तक दिक्कत हुई कि उनको वो फास्ट टैग समझ में नहीं आता था या पता नहीं था कैसे मिलेगा, तो उन्होंने दुगने पे वो पेमेंट करके भी वो चलाया। तो इस किस्म की बातें हैं।
अब आप स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं तो बहुत सारे लोग नाराज हैं, जिनकी गाड़ी, वो लोग कहते हैं मेरी गाड़ी ठीक है, मेरी गाड़ी में दिक्कत नहीं है, गडकरी जी पॉलिसी ले आए, मेरी चलती गाड़ी बंद कर दी। देखिए, मैं आपको तो फास्ट ट्रैक ऐसा है, पहले टोल भरने के लिए लाइन लगती थी। ये जो दिल्ली जयपुर रोड है ना, यहाँ के टोल के तो लोग मुझे बहुत गालियां देते थे, तो बहुत प्रॉब्लम था। अब फास्ट ट्रैक में तुमको रुकना ही नहीं है, वो केवल फटाफट निकल जाता है। 97% फास्ट ट्रैक हो गया, ना पैसे देना, ना रुकना, ना चर्चा करना। अब मैं इससे भी नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, अभी कुछ और बाकी है। हाँ, वो ऐसी ला रहा हूँ कि सैटेलाइट से तुम्हारे गाड़ी के नंबर प्लेट से वो कैमरा जहां से एंट्री करोगे वहां से निकाल लेगा फोटो, और जहां से बाहर निकलोगे वहां फोटो निकाल लेगा। उतना हिसाब से पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, ना कोई रोकेगा, ना कोई बोलेगा, ना कुछ नहीं। अब मुझे बताइए, एक ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहा है, जो 4 नए ट्रक आज के लेंगे वो जितना कर रहा है उतना एक पुराना ट्रक कर रहा है। ये दिल्ली के लोग बैठे हैं। मैं दिल्ली के आजू बाजू में ही करीब, आज ही मैंने आपके आने के लिए मैं करीब 53,000 करोड़ रुपए के काम केवल दिल्ली एनसीआर में कर रहा हूं। इतना पोल्यूशन है, इतना ट्रैफिक जाम है। ये धौला कुआं, मैं आता था नागपुर से प्लेन में, हर बार पौन घंटा यार रुकता था। वो खबर छप गई थी। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि दिल्ली के पोल्यूशन से कितनी समस्या है। वर्ल्ड के लोग दिल्ली आना नहीं चाहते हैं, और आज पोल्यूशन के लिए हमको 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि हमको रोड तो अच्छे बनाने होंगे, दूसरी बात पेट्रोल डीजल से मुक्ति लेनी होगी। और इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है, और मैं ये सब एक्सपेरिमेंट करके ये फ्यूल को मैंने 2004 से कोशिश कर रहा हूं कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। अब मुझे बताओ, दिल्ली के प्रदूषण के कारण मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग जो डॉक्टर के लिए और मेडिसिन के लिए जो पैसा देते हैं, उसका 50% कारण दिल्ली का एयर पोल्यूशन है। और इसलिए एयर पोल्यूशन को कम करना होगा तो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताओ, उस समय की ट्रक, उस समय की कार, उसका एवरेज और इस समय की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए जब आदमी का भी लाइफ होता है, अब मुझे बताइए, जो एंकर आज टीवी पर काम कर रहा है, वो 80 साल का होने के बाद कोई एंकर दिखता है क्या आपको? आप हमारे लिए कोई स्क्रैप पॉलिसी मत लाइएगा प्लीज। नहीं, आपको रिटायरमेंट होके आपको अच्छा पेंशन मिलना चाहिए, पर आप एंकरशिप नहीं कर सकते। तो समवेयर अपने व्हीकल को 15 साल के बाद बदलने में उनका फायदा है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपने गाड़ी उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए किया। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज आपकी पुरानी गाड़ी अगर 1 लीटर, मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट था तो मैंने पहली बार जब बजाज की स्कूटर खरीदी की तो मैं कहता था मेरे स्कूटर का एवरेज 29 किलोमीटर पर लीटर है। आज ये पूरी 2 व्हीलर जो आई है, बाइक्स, इनका 80-85 किलोमीटर है। अब 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाना और 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाना, इसमें पैसा नहीं बचता। अभी मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पैसे नहीं लगता। आप खुद इलेक्ट्रिक कार में चलते हैं? हाँ, मेरे पास नागपुर में अभी तो इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूं मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। और मैं आपको बताऊं, आप लोग जरूर इसमें करिए, ये पंजाब हरियाणा में ये परली जलाते हैं। ये परली से कितना बड़ा जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी होता है। और मैंने यहां दिल्ली में मेरा खुद का ट्रैक्टर इसके ऊपर लॉन्च किया, और इस देश का किसान परली से सीएनजी एलएनजी बना सकता है, बांबू से और बायोमास से बायो इथेनॉल बना सकता है। आज इथेनॉल, अभी मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि अभी जल्दी ही टोयोटो, हुंडई, सुजुकी, सबकी गाड़ी आ रही। आपको मालूम है, एक टोयोटो की कैम्ब्री करके गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल डालने के बाद वो 60% पेट्रोल पर और उसी से बिजली तैयार करके 40% बिजली पर चलती थी। अब गाड़ी आ रही जो मैंने नई नीति लाई है, उसमें वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, यानी 60% 100% इथेनॉल और पेट्रोल। तो इथेनॉल डालो, ये इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर, तो तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। और इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, पेट्रोल से कई गुना अच्छा है। और मेरा ये बहुत पैशन है। मैंने एक बार रशिया में देखा कहीं इंटरनेट पर
कि इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू कम है। तो मैंने सुना कि इथेनॉल में ये कैलोरी की वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो सकती है। तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को बुलाया, फिर मेरे साथ प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने काफी लोगों को बताया, बोले इट्स इम्पॉसिबल। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और ये फरीदाबाद के रिसर्च के उनके डायरेक्टर राम कुमार जी, दोनों को मैंने घर बुलाया और उनके सामने रशियन साइंटिस्ट का प्रेजेंटेशन किया। तो उन्होंने कहा सर इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा ट्राई करके तो देखो। तो बोले ठीक है। अब 3 महीने उन्होंने फरीदाबाद में ट्रायल की और अब रिपोर्ट दिया है कि ये सक्सेसफुल है। 100% इथेनॉल जिसकी कैलोरिक वैल्यू है वो 100% पेट्रोल के बराबर आएगी। तो अब देश का 15-20 हजार करोड़ का फायदा होगा। अब स्कूटर हीरो की, बजाज की, टीवीएस की, ये सब फ्लेक्स इंजन पर आई, ऑटो रिक्शा आई है, प्रदूषण भी नहीं होगा, सस्ता भी होगा। और ये सब चावल से इथेनॉल बनेगा, मक्के से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा, बायोमास से इथेनॉल बनेगा, कचरे से इथेनॉल बनेगा। और इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बीएवी मोलाइसिस से बनाएगा। पूरी वेस्टर्न यूपी ये पूरा गन्ना लगाते हैं। शुगर सरप्लस है हमारे पास। शुगर केन के पैसे नहीं दे सकते ऐसी स्थिति है। अगर इथेनॉल बनेगा तो किसान भी समृद्ध बनेंगे, प्रदूषण भी समाप्त होगा, इंपोर्ट भी 10 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है वो भी बचेगा और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ही वो सीएनजी को लेकर एक काम हुआ था। दिल्ली में सारे पब्लिक व्हीकल 3 व्हीलर वगैरह खास करके सब सीएनजी पे चलते हैं, तो उस मेन स्ट्रीमिंग हो गई उसकी। अब ये जो आप विकल्प और बता रहे हैं एथेनॉल का, बायोमास का, ये सब आम लोगों को उपलब्ध होते होते कितना वक्त लगेगा? ये होटल का इतिहास है। मैं यहाँ बहुत बार ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं और ये दीवारें इसकी साक्षी है। मैं बोलता था इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो लोग पूछते थे फिर चार्जिंग कैसे होगा, फिर रास्ते में बंद हुआ तो फिर क्या होगा। आज मैं बताता हूं, मेरे घर पे रोज 2-4 लोग आते हैं कि ये टाटा की वेटिंग लिस्ट है, ये महिंद्रा का 1 साल नहीं मिलता। आज एक पत्रकार आई थी, अभी नाम नहीं बताता, बहुत अच्छी बड़ी पत्रकार, बोले मेरा 1 साल की वेटिंग लिस्ट है एसयूवी की, जरा मुझे कुछ भी करके इसको मिला दो। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सब इलेक्ट्रिक की गाड़ियां इतनी बढ़ रही है और ये बढ़नी चाहिए। क्या मुझे बताइए, देश की इकोनॉमी से 10 लाख करोड़ इंपोर्ट पेट्रोल और डीजल के लिए चला जाता है और ऊपर से इतना प्रदूषण लेकर हम दिल्ली में इतनी तकलीफ सहन करते हैं। तो क्या इसके बजाय स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर पेट्रोल डीजल से अच्छा ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त अगर हमारे देश में, इस देश का किसान तैयार करता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो मुझे लगता है क्या देश के लिए इसके फायदा। अच्छा, मेरा सवाल तो ये था कि ये काम होगा कब से, मतलब कब ऐसा होगा कि शुरू हो गया काम सर? पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो एथेनॉल भी मिलेगा? सर अभी इथेनॉल के पहले 3 पंप पूना में खुले हैं। अच्छा, पर इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है और ये इसको आएगी। अब ये कैसा है, आमलेट पहले कि अंडा पहले वाली कहानी है। आप चिंता मत करिए, आने वाले 3-4 महीने में इथेनॉल के पंप शुरू होंगे और लोग फ्लेक्स इंजन की स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा और कार आएगी और उसमें घूमेंगे। अभी इलेक्ट्रिक बसेस, अभी मुंबई में 1500 ली गई, अभी पूना में इलेक्ट्रिक बसेस, सब शहरों में, अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस आई। आपको पता है एक डीजल की बस चलती है मुंबई में बेस्ट की तो 115 रुपए लीटर खर्चा है। वो 100% इथेनॉल पर चलती है तो 78 रुपीज पर किलोमीटर है। अब इलेक्ट्रिक पर चल रही है उसका 40 और 45 रुपए पर किलोमीटर है। तो एयर कंडीशन बस अगर पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो टिकट के रेट 25 से 30% कम होंगे और सब देश की जनता एयर कंडीशन बसेस में घूमेगी। यही मैंने योगी जी को कहा कि यूपी की जनता को एसी में घुमाइए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लोग आपको आके मिलते होंगे, आपने कभी, आप उनसे कहते होंगे कि भाई थोड़ी कीमतें भी तो कम करो, इलेक्ट्रिक वाहन बड़े महंगे। आपको एक बात पूछता हूं, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मोबाइल फोन आए थे, तो एक इरिक्सन कंपनी का मोबाइल मैंने लिया था 1,35,000 रुपए में, और बाद में मोबाइल की कीमत क्या हुई आज 4,000 और 5,000 रुपए में मोबाइल मिलता है। देखिए ये कैसा होता है, ये वॉल्यूम गेम है। एक बार अगर जब बनना शुरू होता है और नंबर बढ़ जाता है तो कॉस्ट कम होती जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी कीमत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आपको मैं बताता हूं कि करीब 1 साल के अंदर डीजल पेट्रोल व्हीकल की कीमत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर
और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम हो जाएगी। शायद, मैं प्रॉमिस नहीं दे रहा हूं, शायद 2024 के बाद पेट्रोल डीजल की व्हीकल की तुलना में इलेक्ट्रिक का व्हीकल सस्ता होगा। इतना वॉल्यूम 2 साल में हो जाएगा ईवी। सर अभी आपको बताता हूं, एक टाटा की कंपनी है, 8 महीने डिलीवरी नहीं मिलती, वेटिंग लिस्ट है। महिंद्रा की वेटिंग लिस्ट पे है। आज मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आसानी से नहीं मिल रहा है, इतनी डिमांड बढ़ गई। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हर नया व्यक्ति, अभी जैसे आप पत्रकार हैं, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी होगी, आप कम से कम 12,000 रुपये महीना खर्चा करेंगे। और कल अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी की तो आपका 2,000 रुपये आएगा, तो 10,000 रुपये महीने की बचत होगी। मेरा पैसा और एक और तरीके से बच सकता है, पेट्रोल का दाम कम कर दीजिए। मैं आपका पैसा बचाना चाहता हूं। मैं पेट्रोल के दाम तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो इंपोर्ट होता है, पर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीद लीजिए, आपको 10,000 रुपये महीने की बचत हो जाएगी। ठीक है सर। वैसे मैं आपको ये ऐसे बता दूं कि मैं जहां रहता हूं जिस सोसाइटी के अंदर, वहां हालांकि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो नहीं मेरे ख्याल से किसी के पास या एक आध होगी, लेकिन 4 चार्जिंग पॉइंट्स लग चुके हैं। तो मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सर अभी जैसे आपका इंडिया टीवी का ऑफिस है, तो पार्किंग है, तो पार्किंग में छोटा छोटा चार्जिंग लगा तो लोग आएंगे, पार्किंग करेंगे। अभी मेरे पास गाड़ी है, उसका 400 किलोमीटर चार्जिंग ही नहीं होता। मैं आपको एक बताता हूं, हमारे नागपुर के पास एक शेगांव करके है गजानंद महाराज, और एक माहूर करके देवी का मंदिर है। तो मैंने एक स्कीम शुरू की कि जो नागपुर में जितने दिव्यांग है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में और सीनियर सिटीजन को मैं फुकट में एक इलेक्ट्रिक बस खरीदी की। तो वो बस नागपुर से शेगांव जाती है, तो शेगांव कम से कम 300 किलोमीटर है। तो वो सब फुकट में बैठकर सब लोग जाते हैं शेगांव, दर्शन करते, खाना पीते, तब तक चार्ज होती है, फिर वापस आते हैं। हजारों लोग यात्रा कर चुके हैं फुकट में। तो ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में ये सब जगह होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चंडीगढ़, श्रीनगर, कटरा, सब जगह पर अभी मैं बस पोर्ट बना रहा हूं कटरा में। तो मैं सब पोर्ट में मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम बना रहा हूं। अभी मेरी जानकारी से दिल्ली से शिमला इलेक्ट्रिक बस चलती है। वो दिन अब दूर नहीं है, ये सब फटाफट वॉल्यूम गेम में ये बदल जाएगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है, प्रदूषण से मुक्ति है, लोगों को कंफर्ट है, देश का इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण कम होगा, और इसके कारण देश में नए रोजगार का निर्माण होगा। लेकिन एक आदमी है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन बेचना चाहता है, आप उसको आने नहीं दे रहे हैं। एलन मस्क टेस्ला की गाड़ियां यहाँ आके बेचना चाहते हैं। मैंने उनका स्वागत है, मैंने कभी नहीं ऐसा कहा कि वो यहाँ मत आए, वो आए, पर उनका कहना है कि मैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और इंडिया में मार्केटिंग करूंगा। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए और इंडिया में मार्केट करिए। इंडिया ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है जो ऑटोमोबाइल का। आपको मैं बताता हूँ, हमारा टोटल टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का है। मैं इस विभाग का मंत्री हूं और मेरा विश्वास है कि करीब 5 साल के अंदर इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये 15 लाख करोड़ की होगी। देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। देश में कम से कम 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, और अगले 5 साल में 2 करोड़ एडिशनल देंगी। और आप कभी पोर्ट जाओगे तो हमारी गाड़ियां लाइन से खड़ी होती है एक्सपोर्ट होने के लिए, जहाज में जाती है। और अब कुछ दिन के बाद वर्ल्ड के सभी अच्छे ब्रांड यहाँ है, और मैं सब वर्ल्ड के कोई भी नाम लो सब यहाँ है। और आने वाले दिनों में चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे 2 व्हीलर हो, आपको पता है हमारी बजाज, हीरो और टीवीएस, इनका 50% 2 व्हीलर का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। और आने वाले समय में ये देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा वर्ल्ड का, और हमारा पूरा एक्सपोर्ट होगा। और ये इंडस्ट्री हमारे देश के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देगी। विपक्ष ने इस बात को उठाया बीच में, राहुल गांधी जी ने मुझे मेरे ख्याल से उठाया था कि आप दावा जो भी कर रहे हैं कि हम हब बनेंगे वर्ल्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का। अभी कंपनियां छोड़ के जा रही, फोर्ड ने पैकअप कर दिया इंडिया से, तो उसके पीछे उसके अपने कारण थे या हमारे एनवायरनमेंट का कोई दोष था? देखिए आपको एक बात बताता हूं, कोई कंपनी खुलती है, कोई जाती है, ये बात छोड़ दो। आप ये देखो कि ऑटोमोबाइल ग्रोथ कितना है। पहले 2 व्हीलर कितने बनते थे, अब कितने बनते हैं, अब 4 व्हीलर कितने बनते हैं। सर 3-3 गुना, 4-4 गुना राइज हो गया। अभी ये खेल चलता है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनी थी जो फॉरेन से आई, मैं नाम नहीं लेता ब्रांड के, उनका सेल डाउन हो गया ऑटोमोबाइल में, और जो इंडियन कंपनी थी उनका सेल 5% बढ़ गया। फिर कुछ दिन में उनका नया मॉडल आएगा तो उनका बढ़ेगा, फिर इनका कम होगा। तो ये तो बिजनेस है।
सर आपसे अब कुछ राजनीति की बात करना चाहता हूं, क्योंकि 8 साल आपकी सरकार को हो गए और जो कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, अब जैसे राहुल गांधी जी की मैं बात करूं, अभी चर्चा में थे, विदेश गए हुए थे, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही कि आपकी सरकार जो आती है वो केवल ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करके आती है, काम वाम से कोई लेना देना नहीं है, उनका ऐसा मानना है। वो कहते हैं 70% लोग, 60 से 70% लोग तो आपको वोट देते नहीं, 30-35-40% लोग वोट देते हैं आपको, तो उसका मतलब आधे से ज्यादा देश तो आपके खिलाफ है, ये उनका तर्क है। तो उनको तो उतने भी वोट नहीं मिलते, तो देश उनके खिलाफ है क्या? देखिए, राहुल जी को उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती, तो आप क्यों लेते हो? देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के हो सकता है दोबारा अध्यक्ष बनने वाले हों, तो ठीक है, वो कुछ कहते हैं तो उसकी चर्चा नहीं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो सच्चाई वो सच्चाई है, पर कभी कभी जो अपोजिशन पार्टी होती है उनका काम ही होता है कि हर बार विरोध में बोलना। जो सच्चाई है कि हमें जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मुझे एक बात बताइए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई, एक भी योजना में कभी ये डिस्क्रिशन किया है क्या कि इसका फायदा केवल हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? हमने अगर गैस का सिलेंडर दिया तो क्या हम देश के सभी गरीबों को नहीं दिया? हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, सबको नहीं दिए। हमने रोड बनाए, सब राज्यों में बनाए, सब जगह बनाए, जिन्होंने हमको चुनकर दिया वहां भी बनाया, जिन्होंने नहीं दिया वहां भी मैं केरल में काम करता हूं, हमारा एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो मैं आपको ये बात कहता हूं कि हमारी व्यवहार में ही हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी आदमी उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। और इसलिए हम जातीयवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते। और पर ये बात क्या होती है कि कभी कभी इतिहास में इमेज वर्सेस रियलिटी वाली कहानी होती है, और उसमें कभी कभी एक समय कांग्रेस के समय अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। हमारा कहना है कि सब धर्मों के साथ समान न्याय हो, सब जात पंथ धर्म भाषा कोई भी हो, सबके साथ समान न्याय हो, तो हम एंटी सेकुलर। और जो लोग एक विशिष्ट लोगों की अपीजमेंट करते थे वो सेकुलर, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये गलत प्रचार है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होती है। हमने कभी नहीं किया। हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, सबको बराबरी का मौका मिलेगा, सभी योजनाओं का फायदा सब जात पंथ धर्म भाषा सबको मिलेगा। हम किसी प्रकार के सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को मान्य नहीं करते और हम नहीं करेंगे। ये बात आपकी ठीक है, मानने योग्य है कि आपकी सरकार की योजनाओं में ये देखकर कोई भेदभाव नहीं है कि कौन कहाँ रहता है, क्या किस जात का है, किस धर्म का है। लेकिन ये जरूर है कि जो मुद्दे आप उठाते हैं या आपकी पार्टी उठाती है, वो जरूर कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे केवल एक खास तबके के खिलाफ हैं, या उनको कम से कम ऐसा लगता है। जो शुरू हुआ था सीएए के साथ, एनआरसी के साथ जो शुरू हुआ, उसके बाद वो हिजाब पर आ गया, फिर नमाज पर आ गया, फिर लाउड स्पीकर पर आ गया। तो उनका कहना है कि भाई ऐसा क्या है कि हर हफ्ते एक नया इशू जो है ऐसा। देखिए, आप मुझे थोड़ा सा माइंड सेटअप आपका पॉजिटिव करके सोचिए। क्या कश्मीर में 370 हटने के बाद प्रगति और विकास नहीं हुआ? आज हिंदुस्तान के उद्योगपति वहां जाकर होटल रेस्टोरेंट के लिए जगह ले रहे, रोजगार पैदा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। क्या इसका फायदा नहीं है? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? गलत बात। 370 के कारण कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ की गति बढ़ी है। और इसलिए मुझे बताइए, जो विदेशी नागरिक है देश में घुसे हुए हैं, क्या वो विदेशी नागरिक जो है हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे देश में क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान या कोई भी देश ऐसे ही घुसने देता है? और हमारे देश में अगर कोई इलीगल वे से घुसे हैं तो क्या उसको रोकना नहीं चाहिए, उसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप हर विषय के मेरिट में जाइए। यह विषय जातीयता, सांप्रदायिकता और धर्म के साथ जुड़ा नहीं है, ये राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा है। और हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता के साथ कमिटमेंट रखना ये कोई कम्युनल अप्रोच नहीं है, कास्ट लाइन नहीं है, ये सांप्रदायिकता का अप्रोच नहीं है। मैं आपको हम यही पढ़े कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है,
विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हम उपासना पद्धति उनकी अलग हो सकती है और उनको अधिकार है, वो एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, कोई जैन मंदिर में जाए, कोई हिंदू मंदिर में जाए, उसका अधिकार है। और हमारे डेमोक्रेसी, हमारी लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने हमारे को फ्रीडम दी है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। पर देश के हित में अगर कोई आतंकवादी गलत तरीके से देश में घुसता है तो क्या उसके साथ प्रतिकार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कोई व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से देश में घुसते रहता है, उसको निकालना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है इन सब विषयों के बारे में क्लैरिटी के साथ अगर अध्ययन होगा। जैसे आपके अपने राज्य में, महाराष्ट्र में कितनी सियासत हो रही है, वहां लाउडस्पीकर को शायद भोंगा बोलते हैं, तो मस्जिदों से भोंगे उतार दिए या उतारना चाहते हैं। देखो, आप ये विषय अलग करो, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। मैं जहां रहता हूं फ्लैट में, मैं 12वें मंजिले पे रहता हूं, तो इतना नीचे से खड़खड़ मैं सुबह प्राणायाम करता हूं, रोज डिस्टर्ब हो गया। फिर वहां बाजू में होटल था एक बड़ा, रोज शादियां बैंड बजाने लगे, अस्वस्थता हो गई। अब मुझे बताओ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, ये तीनों बातों पर मैं बहुत रिलीजियसली पीछे पड़ा हूं। अब मुझे बताइए, आपने यहां मैं बोल रहा हूं, इतने लोग सुन रहे हैं, ठीक है, पर ये आवाज को कल अगर पूरे होटल के लॉबी और पार्किंग तक भोंगे लगा दो तो मतलब क्या है? वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आवाज अगर जहां कार्यक्रम है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको भोंगे लगाना, आप मस्जिद के अंदर सिस्टम लगाओ, गाओ। बाहर लगाने के, मंदिर में भी, मंदिर के बाहर लगाकर दिन भर भजन जोरों से लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बारे में साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा। इसका संबंध जात, पंथ, धर्म, भाषा, संप्रदाय से नहीं है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर उसको हम कहेंगे तो हम सवाल का, अभी यही आप ही पालन कर रहे हैं। मेरा आवाज भी अच्छा आ रहा है, ये सुन भी रहे हैं, पर ये आवाज इस पूरे दीवारों के बाहर नहीं जा रहा। बस यही है वो। आप आपके मस्जिद के अंदर लगाओ, गाओ, जो बोलना है बोलो, करो। ये कोशिश करो कि उसके कंपाउंड वाल के बाहर आवाज नहीं जाए, उसमें क्या गलत है? अभी एक मेहमान आए थे AIMIM से, ओवैसी साहब की पार्टी से थे। उन्होंने कहा कि आपकी एक योजना और है जिसके बारे में नहीं बताते हुए, खोदो इंडिया। वो तंज कसना चाह रहे थे कि अब जो है मस्जिदें खोद कर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। ये जो अब काशी का मामला आ रहा है, कुछ मथुरा का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप RSS से जुड़े रहे हैं। RSS का कहना यह है कि हमारे सांस्कृतिक विषय है, तो क्या ये विषय बाकी हैं अभी? क्या इनका भी समाधान ढूंढना है? देखिए, इन सब विषयों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य से एक इतिहास था। मैं महाराष्ट्र से हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। हम माँ बाप से भी ज्यादा शिवाजी महाराज को मानते हैं। मेरे पूरा बचपन से पूरा शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़कर हम स्कूल और कॉलेज से बड़े हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, या कहीं भी किसी को भी, इनको कभी जीत हासिल करने के बाद उन्होंने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। और पिछले 4000 साल के इतिहास में देखो, जो भी मुस्लिम राजा जीता तो पहले उसने मस्जिदें तोड़ डाली, वहां मंदिरें तोड़ डाले और वहां मस्जिदें बनाई। ये गलत है, ये मुसलमान भी मानते कि ये गलत है। तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या के ऊपर यही विषय चला, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये मंदिर था कि मस्जिद थी। तो ये इस प्रकार के जो विवाद है, इसको निश्चित रूप से ये जो हुए हैं, ये पुराने इतिहास के हैं, पर इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं भी होती है। पर मुझे लगता है कि इसमें हमारे कोर्ट है, हमारा संविधान है, हमारी व्यवस्था है, और इसमें से कटुता न बढ़ाते हुए हमने इन सब को बातों को सुलझाना चाहिए। यही सरकार की सोच है। लेकिन अगर ये मामले उठ रहे हैं तो गलत नहीं है। उठेंगे सर, ये कभी ना कभी इतिहास में देखिए, आज हम जो भविष्य में सोच रहे हैं वो वर्तमान काल का अनुभव ले रहे हैं, पर हमारे वर्तमान काल पर भूतकाल का भी प्रभाव होता है। तो स्वाभाविक रूप से कभी ना कभी अब ये विषय उठते हैं, उठाने वालों का अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते, पर उसमें सामोपचारिक मार्ग से, समन्वय के माध्यम से उसको कैसे मार्ग निकालना, भाईचारा कैसे कायम रखना, समाज का सौहार्द कैसे कायम रखना, इसकी जिम्मेदारी समाज की भी है, देश की भी है, सरकार की भी है। और सब लोग मिलकर हम शांति के साथ इन सब विषयों की तरफ देखें तो समाज के लिए और देश के लिए अच्छा होगा। एक और आरोप जो आपकी सरकार पर लगाते हैं, अंतिम प्रश्न है मेरा, राहुल गांधी का ही ये सवाल है। अभी चर्चा हो रही थी कि आपको 35-40% वोट मिलते हैं, उन्होंने कहा तो इतने लोग आपको नहीं देता, आपने कहा उनको उतने भी नहीं मिलते। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि हमें क्यों नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि आपने सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है, वो तो उसमें जुडिशरी को भी शामिल कर लेते हैं,
इलेक्शन कमीशन आपके कहने पर काम करता है, जुडिशरी आपके कहने पर चलती है, मीडिया आपके कहने पर चलता है, इस तरीके से तो वो कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। आपको लगता है कि मीडिया हमारे कहने पर चल रही? अभी सलमान साहब आए थे, ये सवाल मुझे उनसे पूछना चाहिए था, खैर उनके बोलने के लहजे से तो मुझे ऐसा नहीं लगा, और बिल्कुल है नहीं ऐसा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी परसेप्शन कुछ होते हैं, कभी चर्चाएं कुछ होती है, कभी विवाद कुछ होते हैं। सच्चाई यह है कि हम लोकतंत्र की परंपरा को लेकर चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है। मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, मुझे अभी भी दिल्ली के रोड मालूम नहीं है। मैं जब आया दिल्ली पहली बार तो बीजेपी का प्रेसिडेंट बन के आया। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पिता पुत्र की और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन्होंने इस पार्टी को एक लोकतांत्रिक विरासत दी है, और इसलिए हम नहीं चाहते कि हम लोकतंत्र का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें। और इसलिए संविधान जो लोकतंत्र है वो 4 पिलर पर खड़ा है: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग और मीडिया। और मैं तो इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूं। 75 के इमरजेंसी में मेरे कॉलेज को छोड़कर मैं जयप्रकाश जी के कहने पर राजनीति में आया था। तो इट्स ए पार्ट ऑफ अवर कन्विक्शन। तो हम सवाल ही नहीं उठता कि हम लोकतंत्र की इन बातों को इस प्रकार से करिए। आरोप करने वाले करते, पर वो गलत है, उसका वस्तुस्थिति के साथ कोई संबंध नहीं। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा की तरह आपकी बातें सुनकर बड़ा आनंद आता है। इंतजार हम कर रहे हैं अमेरिका जैसे हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का और देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बाढ़ का। हमारा जो ये 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल है पेट्रोल डीजल का, ये खत्म हो या कम हो, और ये और आप लोगों की लाभकारी योजनाओं में लगा पाए। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत शुक्रिया।